नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार फिर से आज की इस कड़ी में हम सभी लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अध्ययन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें शुरुआत करेंगे हम लोग आदिकालीन साहित्य के विषय में। आज की इस कड़ी में हम सभी लोग आदिकाल के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रथम कवि और आदिकाल के विषय में नामकरण की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया इत्यादि के विषय में हम सभी लोग इस कड़ी के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलें प्रारंभ करते हैं। अब बात आती है आदिकाल को लेकर के, तो परिचय यहाँ से शुरू होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के विषय में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बात आती है आदिकाल को लेकर के, तो इसका समय जो माना जाता है 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत, यानी कि 993 ईस्वी से लेकर के 1318 जो सर्वमान्य है। जी हाँ, यहाँ पर बात सबमिट कर देता हूँ मैं, सर्वमान्य समय, क्योंकि इस समय को लेकर के भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। इसलिए अगर आपसे पृथक तौर पर कोई सवाल पूछे परीक्षा में कि आदिकाल का समय कितना है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि आदिकाल का जो समय होगा वो 1075 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। अगर विक्रमी संवत में देगा तो ये समय होगा, और अगर ईसवी सन में देगा तो 993 से लेकर के 1318 होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के मध्य तक के काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक माना है। इस युग को आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, आदिकाल को आदिकाल कहने का जो काम था वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। तो यहाँ पर शुक्ल जी के अकॉर्डिंग आदिकाल को आदिकाल ना कहेंगे, बल्कि इसको किस नाम से जानेंगे, वीरगाथा काल के नाम से जानेंगे। और आदिकाल को आदिकाल नाम देने का काम किसका होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यद्यपि हम सभी लोग अपने आगे के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को किस नाम से पुकारा गया है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिसाब से अगर हम पूछें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितनी चर्चाएं हो रही हैं अभी फिलहाल इस कड़ी में, जितनी चर्चाएं हो रही हैं वो सभी चर्चाएं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो एक बार दोबारा से बात को ध्यान से समझ लीजिए। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस कालखंड को किस नाम से पुकारा गया है, वीरगाथा काल कहा गया है। वहीं पर ग्रियर्सन की बात करें तो ग्रियर्सन इसे चारण काल कहता है, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अकॉर्डिंग इसे वीर काल कहा जाता है। वहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस कालखंड को बीजोपन काल नाम देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसको क्या कहते हैं, बीजोपन। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस कालखंड को संधि चारण काल कहते हैं। संधि और चारण काल के नाम से ये पुकारते हैं, कौन, राम कुमार वर्मा जी। अब आइए प्रथम कालखंड का नामकरण नामकरण के विषय में ही पढ़ लेते हैं कि कौन इसको किस नाम से पुकारता है। यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर देखो नामकरण क्या है, और यहाँ पर देखना साहित्यकार। यहाँ पर इतने हम आपको लिखवाएंगे, इतने लिखवाएंगे कि कोई भी प्रश्न आपका यहाँ से छूट करके जाएगा नहीं। गारंटेड है कि जितने भी इतिहासकारों ने नामकरण किया है आदिकाल को लेकर के, संपूर्ण की चर्चा आपको इसी के अंदर प्राप्त हो जाएगी। तो बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं पहले नंबर पर। आदिकाल को आदिकाल कहने का काम किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। वीरगाथा काल इसको किसने कहा है, शुक्ल जी ने। आरंभिक काल इसको किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आरंभिक काल से मिलता जुलता एक है प्रारंभिक काल। ये बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल के नाम से कंफ्यूजन ये रहेगा। तो जो प्रारंभिक काल है उसी को शून्य काल भी कहते हैं। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया है। सिद्ध सामंत युग इसको किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल इसको किसने कहा, ग्रियर्सन ने इसको चारण काल का नाम दिया है। वहीं पर उत्तर अपभ्रंश काल की बात करें
तो हरीश ने इसको उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। आदि युग या वीर काल इसको किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। देखिए, जो बहुत पॉपुलर नाम है वो तो मान लीजिए परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो तो है ही, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट जो बहुत पॉपुलर नहीं है, आजकल की परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है, वो बहुत पॉपुलर हो जा रहे हैं भाई। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उठा के रख दे रहा है कि जिनका ध्यान ही नहीं गया उसको कम महत्वपूर्ण मान करके, वो सवाल आपकी परीक्षा में फंसा देता है। वीर प्रशस्ति युग, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा, ऐसी को बहुत महत्वपूर्ण मानिएगा। विजेंद्र स्नातक ने इसको कहा है। वीर प्रशस्ति युग किसके द्वारा? विजेंद्र स्नातक के द्वारा। 9 हमने पढ़ लिया। कौन कौन पढ़ा? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल या शून्य काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, उत्तर अपभ्रंश काल इसको हरीश ने कहा, आदि युग या वीर काल इसको नाम दिया श्याम सुंदर दास ने, और वीर प्रशस्ति युग इसको विजेंद्र स्नातक ने कहा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो अब अगला नंबर आता है किसका? 10वें नंबर का, संधि चारण काल। संधि चारण काल इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। वीर काल की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। बीजोपन काल की बात करें, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीजोपन काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट करिएगा। अंधकार काल इसको किसने कहा? कमल कुल श्रेष्ठ, ध्यान दीजिएगा, कमल कुल श्रेष्ठ साहब ने इसको अंधकार काल के नाम से पुकारा है। अपभ्रंश काल की बात करें तो चंद्रशंकर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिकाल को, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बच्चन सिंह धीरेन्द्र वर्मा। कई बार मिलान में ये क्वेश्चन आता है, इसके जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर मिलान के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो इस नाते आपको ध्यान में रखना है। एक तरफ नामकरण दे देगा, एक तरफ साहित्यकार दे देगा, और उसको सुमेलित करने को लेकर के सवाल पूछता है। तो अपभ्रंश काल इसको किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। जयकाल, आदिकाल को जयकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। और आधार काल इसको किसने कहा है? तो डॉक्टर सुमन राजे ने इसको आधार काल का नाम दिया है। संक्रमण काल की बात करें तो संक्रमण काल इसको किसने कहा? तो राम खिलावन पांडे और डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। इसमें दो नाम ध्यान से पढ़िएगा, राम खिलावन पांडे और हरीशचंद्र वर्मा, इन दोनों ने इसको संक्रमण काल के नाम से पुकारा है। प्राचीन काल आदिकाल को किसने कहा है? तो शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को प्राचीन काल नाम दिया है। उद्भव काल की बात करें तो वासुदेव सिंह ने इसको उद्भव काल कहा है। आविर्भाव काल, ध्यान दीजिएगा, उद्भव काल और आविर्भाव काल सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं, और इधर संक्रमण काल और संक्रांति काल सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको विशेषतः आपको ध्यान में रखना होगा। उद्भव काल वासुदेव कहेंगे, और आविर्भाव काल किस कौन कहेगा? शैलेश जेदी। और संक्रांति काल आदिकाल को किसने कहा है? राम प्रसाद मिश्र ने। ध्यान दीजिए, संधिचारण काल रामकुमार वर्मा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ इसको, अपभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा, जयकाल ये रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल सुमन राजे कहेंगे, संक्रमण काल राम खिलौन पांडे हरिश्चंद्र वर्मा, प्राचीन काल इसको किसने कहा है? शंभुनाथ सिंह। उद्भव काल कौन कहा है? वासुदेव सिंह। आविर्भाव काल किसने कहा? शैलेश जेदी। और संक्रांति काल कौन कहता है? राम प्रसाद मिश्रा इसको संक्रांति काल कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा है या युग कहा है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग कहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की अकॉर्डिंग की बात करें अगर हम, तो भगीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का आरंभ गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हुए इसे माना है। तो ध्यान दीजिएगा, भगीरथ मिश्र जी ने आदि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है, यानी कि आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं?
गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से मानते हैं? पृथ्वीराज रासो की भाषा से मानते हैं। तो यहाँ पर ये सभी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल आपके बन सकते हैं। तो यहाँ से कितनी बातें हमने बोली? आदिकाल को अनिर्दिष्ट काल किसने कहा? शुक्ल जी ने। और अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भगीरथ मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रारंभ को गोरखनाथ की रचनाओं से मानते हैं। और वहीं पर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य का प्रारंभ पृथ्वीराज रासो की भाषा से मानते हैं। ये तो हो गया आदिकाल के विषय में कुछ विद्वानों के मत। अभी भी आगे भी हमको पढ़ना है, विद्वानों के मतों को आगे भी समझना है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। यह काल कोई आदिम मनोभावायन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग व सचेतन कवियों का काल रहा है। यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल का नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो जाहिर सी बात है कि आदिकाल को आदिकाल नाम देने का काम किसके द्वारा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। तो ये जो वक्तव्य आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये वक्तव्य किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा भाई कि आदिकाल के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल के विषय में कहा कि आदिकाल शब्द एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है, यानी एक भ्रामक धारणा को निर्मित करता है। यह काल कोई आदिम मनोभावना का परंपरा का विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग व सचेतन कवियों का काल रहा है। यदि इस असावधानी से सावधान रहा जाए तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वक्तव्य के आगे यदि हम बढ़ें तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आएगा कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतिहास के या साहित्य के इतिहास के आदिकाल के समान इतने विरोधों या स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं अपने आदिकाल के वक्तव्य के विषय। यहाँ पर बात करें अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वक्तव्य में तो एक शुक्ल जी की बात आती है कि वीरगाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हम्मीरदेव चौहान के काल के कुछ पीछे तक माना जाना चाहिए, ये आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ध्यान रखिए शुक्ल जी का भी ये वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण है कि वीरगाथा काल का समय महाराज भोज से प्रारंभ होकर के हम्मीरदेव चौहान के काल के कुछ पीछे तक मानना चाहिए, ये शुक्ल जी का कहना है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे तो चौथे नंबर के कथन पर आगे बढ़ेंगे। तो चौथे नंबर का कथन हम सभी नोट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए, आदिकाल साहित्य में वैविध्य भरपूर है, ये कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का वक्तव्य है कि आदिकाल के साहित्य में वैविध्य भरपूर है। किसकी किसकी? तो कहते हैं विषयों की, काव्य रूपों का और काव्य भाषा के आधार रूपों का वैविध्य बहुत है। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर श्रृंगार और ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देते हैं, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं आदिकाल के विषय में। तो आदिकाल के विषय में ये 5-6 हमने महत्वपूर्ण वक्तव्य आपके सामने जो दिखाए हैं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप नोट कर लें, इनको आप लिख लें, ये निश्चित तौर पर आपके काम आने वाले हैं। अब आदिकाल की समय सीमा की बात कर लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल की क्या समय सीमा निर्धारित की है। अब इस समय सीमा के निर्धारण में सबसे पहले बात करें आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण, तो देखिए ये भी मिलान के रूप में सवाल आता है परीक्षा में। यहाँ से भी जो परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे वो मिलान के रूप में ही पूछे जाएंगे। इसमें ग्रियर्सन की बात करें अगर हम, तो ग्रियर्सन जो है 643 से 1400 ईस्वी को स्वीकार करता है। मिस्र बंधुओं की बात करें तो ये 643 से 1389 मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो ये 760 से 1300 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग बात करें तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत या 993 से 1318 जो सर्वमान्य होता है
जो आदिकाल की समय सीमा को माना जाता है तो वहाँ पर सर्वमान्य कौन हो जाता है? आचार्य शुक्ल जी का जो समय है वो सर्वमान्य हो जाता है। आदिकाल के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने जो अपने मत दिए हैं वो सर्वाधिक मान्य मत होते हैं। वहीं पर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी का समय होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कहें तो 1084 से 1350 ईस्वी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार वही बात है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अकॉर्डिंग तो 750 से लेकर के 1375 हो जाएगा, वही 760 से 1375 के लगभग लगभग 993 से 1318। तो इसमें दोनों लोग सिमिलर दिखाई पड़ते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जी। आगे बात करें अगर हम हिंदी का प्रथम कवि और उसको मानने वाले इतिहासकारों के विषय में, वेरी ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बताने चल रहे हैं आपको। तो ध्यान से ये चीज़ें आप नोट कर लें, ध्यान से इसको तैयार करें। हिंदी का प्रथम कवि और उसको मानने वाले जो हैं इतिहासकार, क्योंकि यहाँ से भी मिलान करने वाले जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्रम संख्या और इतिहासकार और प्रथम कवि। आइए यहाँ पर 2-3 बार इसको बहुत कायदे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल 100% निकलेगा परीक्षा में। क्रम संख्या की बात करें अगर हम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये राजा मुंज और भोज को मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर राजा मुंज और भोज ये दोनों नाम आ गए आपके सामने तो राजा मुंज और राजा भोज ये दोनों नाम आ गए तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ये जो हैं प्रथम कवि मानते हैं राजा मुंज और राजा भोज को। अगर चंद्रधर शर्मा गुलोरी की बात करें तो ये राजा मुंज को मानते हैं। तो अगर अकेले मुंज पूछे कि मुंज को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है तो वो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन राजा मुंज और भोज दोनों नाम दे दे तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो ये अब्दुल रहमान या अद्दहमाण को बोलते हैं। ये क्या है? अद्दहमाण या अद्दमाण ऐसे रहता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान या अद्दमाण को। राम कुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, जिनका समय 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो ये सिद्ध सराहपा को मानते हैं, जिसको सरहपाद कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर की बात करें तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को माना है प्रथम कवि। गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो ये शालिभद्र सूरी को मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो ये विद्यापति को मानते हैं। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से समझ लीजिएगा। राजा मुंज और भोज की बात करें शुक्ल हो जाएंगे, और केवल राजा मुंज की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अब्दुल रहमान या अद्दमाण की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। स्वयंभू को पहला कवि कौन मानता है? राम कुमार वर्मा। सिद्ध सरापा को राहुल सांकृत्यायन, पुष्य या पुंड कवि शिव सिंह सेंगर मानते हैं। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। यही नहीं, अभी आगे भी और भी है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ध्यान से लिखें। 9वें की तरफ चलें तो पुष्य या पुंड कवि को शिव सिंह सेंगर मानते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शिव सिंह सेंगर की बात ऊपर भी हमने करी है क्या? यहाँ पर देखिए पुष्य या पुंड, हाँ ऊपर हो गई है बात। और बात कर लेते हैं माता प्रसाद गुप्त एवं जयदेव की बात करें। माता प्रसाद गुप्त व जयदेव ने गोरखनाथ को पहला कवि माना है। वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो सिद्ध सरापा को पहला कवि माना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वमान्य कौन होगा, किसको माना जाएगा हिंदी का पहला कवि? हिंदी का पहला कवि किसको माना जाएगा? तो यहाँ पर हिंदी का प्रथम कवि सर्वमान्य जो हो जाएगा वो सिद्ध सिरापा हो जाएगा। सिद्ध सरापात जो है वो पहला कवि होगा, ये सर्वमान्य होगा और किसी का नहीं होगा। सर्वमान्य कौन सा है? सिद्ध सरापा है हिंदी का पहला कवि। चलिए, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि न मानकर हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। ध्यान दीजिएगा, मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को पहला कवि नहीं माना है, बल्कि इनको कवि माना ही नहीं है, बल्कि प्रथम गद्यकार यानी गद्य लेखक के रूप में स्वीकार किया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ को किसने प्रथम गद्यकार के रूप में स्वीकार किया है। तो प्रथम गद्यकार के रूप में या प्रथम गद्य रचना करने वाले के रूप में, गद्य लेखक के रूप में मिस्र बंधुओं ने माना है गोरखनाथ को। अब
डॉक्टर नगेंद्र का एक वक्तव्य हम सभी यहाँ देख लेंगे कि यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। हाँ, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य की पहली रचना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल एक बनता है, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि की तो बात हो गई, अब हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है और किसके द्वारा वो रची गई है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आइए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी होती है, देवसेन रचित होती है श्रावकाचार। 933 समय इसका बताया जाता है, 933 ईस्वी। ये सर्वमान्य मत है कि हिंदी की जो प्रथम रचना है वो देवसेन रचित जो है श्रावकाचार है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म के, यानी कि जो श्रावक धर्म का मतलब गृहस्थ जीवन जो होता है, उसमें आचार विचार का वर्णन किया गया है। आदिकाल का जो साहित्य विभाजन है उसकी बात करें अगर हम, तो आदिकाल के साहित्य को रासो साहित्य या वीरगाथात्मक काव्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, फुटकर साहित्य और लौकिक साहित्य या आदिकालीन गद्य के रूप में बांटा जाता है। फुटकर साहित्य के अंतर्गत विद्यापति, अमीर खुसरो को रखा गया है और लौकिक साहित्य में अब्दुल रहमान, कवि कल्लोल या कुशललाभ, ढोला मारूरा दुहा जिसकी रचना है। आदिकालीन गद्य के रूप में रोड़ाकृत जो है राहुल बेल है, वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरेश्वर ठाकुर का, और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर कवि का है। ये आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो रासो साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, जिसमें रासो साहित्य में वही पृथ्वीराज रासो आएगा, बीसल देव रासो आएगा, हम्मीर रासो आएगा। रास साहित्य जो जैन साहित्य द्वारा रचित है, सिद्ध साहित्य जो सिद्धों वाला है, नाथ साहित्य नाथों का। फुटकर साहित्य में विद्यापति और अमीर खुसरो को शामिल किया गया। लौकिक साहित्य के अंदर अब्दुल रहमान, कवि कल्लोल, जो कि ढोला मारूरो दोहा एक प्रसिद्ध रचना है उसकी। यदि आदिकालीन गद्य की बात की जाए तो रोड़ाकृत जो राहुल बेल है वो प्रसिद्ध है। वर्ण रत्नाकर है जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने रचा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर कवि का है। ये सभी आदिकालीन गद्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आदिकालीन गद्यों को कायदे से पढ़िएगा। रोड़ा ने राहुल बेल की रचना की, वर्ण रत्नाकर को ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने, और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो क्या है, वो दामोदर कवि के द्वारा है। ये सभी आदिकालीन गद्य के अंतर्गत आते हैं। आदिकाल में लौकिक साहित्य में जो प्रसिद्ध हैं वह अब्दुल रहमान हैं, कवि कल्लोल हैं जिन्होंने ढोला मारूरो दोहा की रचना की है, और फुटकर साहित्य के अंतर्गत विद्यापति और अमीर खुसरो का नाम सर्वप्रमुख रूप से आता है। तो आज की इस कड़ी में अभी तक हम लोगों ने इतना परिचय प्राप्त किया है। अब हम लोग परिचय प्राप्त कर लेते हैं रासो साहित्य के विषय में। इस कड़ी में रासो साहित्य के विषय में बात करते हैं। आइए, रासो साहित्य भाई है क्या, अगर इसके विषय में बात करते हैं तो आदिकाल में चारण कवियों द्वारा, आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा जो कि वीर रसात्मक साहित्य में लिखा गया, उसे रासो या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। चारण कवि वो होते हैं जो आश्रय पर होते हैं, जो किसी न किसी राजा के आश्रय पर जीते हैं और वो राजा का गुणगान करते हैं, आश्रयदाताओं राजा की जो प्रशंसा करते हैं, और वो भी वीर रसात्मक काव्य में साहित्य लिखा गया है, उसे ही रासो या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। चारण साहित्य इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये चारण कवियों के द्वारा रचा जाता है। जो रासो साहित्य का समय माना जाता है वो 10वीं सदी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, और इसका जो मुख्य रचना स्थल स्वीकार किया जाता है वो माना जाता है राजस्थान में। क्योंकि जो राजपूताना है, राजपूताना जो राजवंश है उसका जो मूल आधार माना जाता है राजस्थान, और राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा रहे हैं उनके सानिध्य में या उनके आश्रय में बहुत सारे कवि पले हैं, और उनकी ही प्रशंसा किए हुए हैं वो कवि, और उन्हीं कवियों को चारण कवि कहा जाता है, और उनकी रचनाओं को चारण रचना या चारण साहित्य या उसे ही रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो साहित्य में तो ये बात हो गई। रासो एक अपभ्रंश में 21 मात्राओं वाला छंद भी होता है, यह भी ध्यान में रखने वाली एक बात होती है। यहाँ पर रासो की उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि रासो शब्द की उत्पत्ति, तो रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में पढ़ लेते हैं।
रासो शब्द की उत्पत्ति को कौन किस रूप में समझाता है? अब इस कड़ी में गरसा दत्त तासी की बात करें अगर हम, तो गरसा दत्त तासी ने राजसूय या राजसु से पृथ्वीराज रासो, इसका जो है वो, या रासो साहित्य को माना है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो क्या, रासो साहित्य को इसने किससे पैदा हुआ माना है, किससे उत्पन्न हुआ माना है? राजसूय या राजसु से। वो जो राजसूय यज्ञ होता था वहां से इसने रासो शब्द की उत्पत्ति को स्वीकार किया। वहीं पर ग्रियर्सन की बात करें, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो राजा देश से मानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं। किससे? रसायन शब्द से। आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की व्युत्पत्ति मानी है। आधार ग्रंथ इसका कौन सा है? बीसल देव रासो। संबत 1272 मझारी, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, ये बीसल देव रासो की ही है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि संबत 1272 मझारी यानी उसके मध्य में, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। तो जो नाल हैं, बीसल देव रासो को नलपत नाल ने लिखा है, तो रसायन के आरंभ की बात वहीं से होती है। ये उनके अपने संदर्भ में आता है। ये शुक्ल जी ने बीसल देव रासो को आधार ग्रंथ के रूप में स्वीकार करके रसायन शब्द की उत्पत्ति, रसायन से ही रासो शब्द की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। और जिसमें उस संदर्भ को भी उन्होंने उजागर किया है कि जिसमें संबत 1272 मझारी यानी 72 मझारी, यानी कि उसके मध्य में, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो रासों की उत्पत्ति के पीछे अन्य विद्वानों के क्या मत हैं? तो कवि राजा श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रहस्य शब्द से रासों की उत्पत्ति को माना है। वहीं पर पंडित हरप्रसाद शास्त्री की बात करें तो इन्होंने, और पंडित, हाँ अच्छा एक और, पंडित हरप्रसाद शास्त्री और बिंधेश्वरी पाठक, दो लोग ने राजियस शब्द से रासों की उत्पत्ति को माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी, इन्होंने रास शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने अब्दुल रहमान के संदेश रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। नरोत्तम स्वामी की बात करें तो नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति को स्वीकार किया है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार रासों रासों शब्द से, और पोपटलाल शाह के अनुसार रस से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। वहीं पर डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार रास शब्द से इसकी उत्पत्ति को माना जाता है। एक बार दोबारा से उत्पत्ति के विषय में जानकारी हासिल किया जाए दोबारा से। देखिए, गरसा दत्तासी ने राजसू या राजसू से, ग्रियर्सन की बात करें तो ये राजा देश से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। और रसायन शब्द को वो कहाँ से लेते हैं? बीसल देव रासो से, कि संबत 1272 मझारी, जेठ बदी नौमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई, शारदा तोठी ब्रह्म कुमारी। कवि राजा श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। पंडित हरप्रसाद शास्त्री बिंधेश्वरी पाठक राजियस से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंदुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, चंद्रबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त, अब्दुल रहमान के संदेश रासक से रास की उत्पत्ति मानते हैं। नरोत्तम स्वामी की बात करें तो रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कहा जाए, रासों शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कौन? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी रासों शब्द से मानते हैं। पोपट करते हैं, पोपटलाल शाह के अनुसार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। और डॉक्टर बच्चन सिंह नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार रास जो है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह और नंदुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से उसकी उत्पत्ति को माना है। सर्वाधिक मान्य जो होता है वो यही होता है, रास शब्द से। आइए रासो साहित्य की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जरूरी रासो साहित्य की विशेषताओं की बात करें तो एक तो प्रमुख है कि यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। चारण कवि वो जो राजा के आश्रय में रहते थे।
इस साहित्य में आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, बढ़ा चढ़ा करके। इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन की झलक देखने को मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण है। युद्धों का सजीव चित्रण इसलिए है क्योंकि जो कवि होते थे वो केवल राजा के वीरता का, शौर्य का वर्णन ही नहीं करते थे, बल्कि वो राजाओं के साथ युद्ध स्थल में भी जाते थे, युद्ध को आंखों से देखते थे, और तब जाकर के उसका वर्णन, तो सजीवता इसमें आ ही जाएगी। संकीर्ण राष्ट्रीय भावना पाई जाती है क्योंकि अपने छोटे से क्षेत्र को ही क्या मानते थे, वो राष्ट्र मानते थे, क्योंकि राजतंत्र था तो प्रत्येक राजा अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लेकर के चलता था। डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें जो डिंगल है, डिंगल जो है वो अपभ्रंश व राजस्थानी का मिश्रण, जो अपभ्रंश व राजस्थानी का मिश्रण है वो डिंगल है। ये भाषा नहीं है, ये शैली है। अपभ्रंश और राजस्थानी ये डिंगल शैली है, जिसके माध्यम से युद्धों के वर्णन में इसका प्रयोग किया जाता था। अपभ्रंश और ब्रज को मिला करके पिंगल शैली बनी थी, जो श्रृंगारिक वर्णन में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अपभ्रंश और राजस्थानी को मिल करके कौन सी शैली निर्मित हुई? डिंगल शैली निर्मित हुई, जो कि युद्धों के वर्णन में प्रयोग की जाती थी। युद्ध के वर्णन में कौन सी शैली का प्रयोग होता था? डिंगल शैली का। और जो श्रृंगारिक रचनाएं होती थी उनमें अपभ्रंश और ब्रज का मिश्रित रूप जो है पिंगल शैली का प्रयोग होता था। प्रधान रस था रासो साहित्य का कौन सा? वीर रस था, लेकिन सहायक रस क्या है? श्रृंगार। दो ही काम किए, या तो वीरता का वर्णन किए हैं या फिर श्रृंगारिक रचनाओं की तरफ गए हैं। दोनों आनंद देता था राजा को, श्रृंगार भी आनंद देता था और वीरता, चूंकि उन्हीं की बातों का बखान हो रहा है इसलिए वो भी अच्छा लगता था। इतिहास और कल्पना का यहाँ पर समन्वय है, क्योंकि पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये रासो साहित्य की जो रचनाएं हैं ना, वो अर्ध प्रमाणिक के रूप में आती हैं। किसमें आती हैं भाई? अर्ध प्रमाणिक रचना के रूप में इनको माना जाता है। तो अर्ध प्रमाणिक के रूप में माना जाता है, क्यों? क्योंकि युद्धों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन उसे कल्पना का रंग कुछ ज्यादा ही दे दिया जाता है। युद्ध हुआ है, ये इतिहास है। कल्पना का जो रंग दे दिया, तो कल्पना और वो ऐतिहासिक घटना को मिला करके ये अर्ध प्रमाणिक की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविकता की झलक नहीं दिखाई पड़ती है। आगे विशेषताओं की बात करें अगर हम, तो विशेषताओं में अगली विशेषता आती है कि अधिकांश रचनाएं जो हैं वो अर्ध प्रमाणिक हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है। और नायक के दैवीय रूप का चित्रण यहाँ पर होता है। यहाँ पर नायक के दैवीय रूप का चित्रण होता है। नायकों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, दैवी शक्तियों से युक्त माना जाता है। जो रचनाएं हैं उनमें जो नायक का कैरेक्टर है। छंद वैविध्य है यहाँ पर। प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है। ध्यान दीजिएगा, जो रासो और रास हैं, रासो साहित्य और रास साहित्य, इन दोनों की बात करें तो ये प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं। वहीं पर नाथ साहित्य की बात करें अगर हम, तो ये मुक्तक के रूप में। यहाँ पर नायिकाएं साधारण दिखाई गई हैं। ये उसके पुरुष प्रधान समाज का एक तरीके से झलक दिखाता है, या पुरुषों के वर्चस्व को मानता है कि सभी समस्त दुनिया भर की समस्त दैवीय शक्ति किनके पास है? वो नायकों के पास है, और नायिकाएं साधारण होती हैं। यहाँ पर रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में कुछ अन्य प्रवृत्तियों की बात करके आज के सेशन को समाप्त करेंगे, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां बता करके। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे, एक एक रचना को पढ़ना शुरू करेंगे रासो साहित्य की रचनाओं के विषय में। यहाँ पर बात करें तो वीर तथा श्रृंगार रस का सांगोपांग चित्रण है, सारे अंगोपांग बताए गए हैं इसमें। ऐतिहासिकता का अभाव है यहाँ पर। युद्धों का सजीव चित्रण है, वो ऊपर भी हमने बताया। पिंगल और डिंगल भाषा का प्रयोग है। पिंगल में ब्रज और पूर्वी राजस्थानी प्रेम निरूपण के रूप में होता था, और डिंगल का जो होता था वो पश्चिमी राजस्थानी युद्धों के वर्णन में। लोक जीवन से इतर साहित्य है ये। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी प्रशस्ति काव्यों की प्रधानता यहाँ पर है। प्रशस्ति काव्यों की प्रधानता, कल्पना की अधिकता पाई जाती है इस काल की रचनाओं में। और अगली बात करें हम, तो अगली बात आती है सौंदर्य तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर होता है। प्रकृति का आलंबन, अच्छा, जब सौंदर्य चित्रण करते हैं तो भी बहुत भयानक करते हैं ये, और वीरता का तो अलौकिक है ही। प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से सवाल आते हैं, प्रवृत्तियों और विशेषताओं से बहुत बढ़िया सवाल अप्लाइड तरीके के आते हैं। तो रासो साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इस टाइप के जो सवाल बनते हैं ना, तो वो इन प्रवृत्तियों और विशेषताओं से ही निकलते हैं। विविध छंदा अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर पाया जाता है। प्रबंध काव्यों की प्रधानता यहाँ पर होती है। सीमित मात्रा में विरह तथा प्रेम निरूपक लघु काव्यों का सृजन किया गया है। ये हम लोगों ने पढ़ा आज के डेट में कौन सा, आदिकालीन हिंदी साहित्य में, और उसकी परंपरा में रासो साहित्य तक हम लोगों ने अध्ययन किया। कल से हम सभी लोगों का अध्ययन कहाँ से शुरू होगा भाई? पृथ्वीराज रासो से, जो चंद्रवरदाई के द्वारा रची गई रचना है, वहाँ से अध्ययन हमारा शुरू होगा। तो आज की कड़ी में हमने जितनी बातों का अध्ययन किया है, एक बार बहुत तेजी से स्पीड पकड़ करके रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट के रूप में रिवीजन मार देते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। आदिकालीन जो समय था 1050 से 1375, 993 से 1318 ईस्वी में आएगा। हिंदी साहित्य के लगभग 8वीं सदी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के आदिकाल कहा गया था। शुक्ल जी ने 1050 विक्रम संवत से 1375 माना है। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको चारण काल कहता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीरकाल कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा है। प्रथम कालखंड के विभिन्न नामों की बात करें तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु, आरंभिक काल शून्यकाल गणपति चंद्र, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन, चारण काल ग्रियर्सन, उत्तर अपभ्रंश हरीश कहते हैं, आदि युग वीरकाल श्याम सुंदर, वीर प्रशस्ति विजयेंद्र। आगे बात करेंगे तो संधि चारण दोनों नाम का प्रयोग किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंधकार कमल कुलश्रेष्ठ, अपभ्रंश चंदर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, जयकाल रमाशंकर शुक्ल, रसाल, आधार काल डॉक्टर सुमन राजे, संक्रमण काल रामखिलौन पांडे, प्राचीन काल शंभुनाथ, उद्भव काल वासुदेव सिंह, आविर्भाव काल शैलेश जेती, संक्रांति रामप्रसाद मिश्रा। आगे बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात किया था रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा था। अत्यधिक व्याघातों और विरोधों का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भगीरथ मिश्र ने गोरखनाथ की रचनाओं से माना हिंदी साहित्य का प्रारंभ। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा से। आदिकाल शब्द के विषय में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल जो है, यदि सचेतन रूप में कवियों के काल को रूप में स्वीकार करते हैं ये, और भारतवर्ष के साहित्य में आदिकाल के समान इतने विरोधों और स्वतोघातों के युग कभी नहीं आया होगा। वीरगाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हम्बीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक है, शुक्ल जी कहते हैं। आगे बात करें तो आदिकालीन साहित्य वैविध्य भरपूर है, विषयों की, काव्य रूपों की और काव्य भाषा के आधार रूपों की। स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि धार्मिकता और एकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्य के द्वंद्वों का समाहार संलग्न दिखाई पड़ता है। आदिकाल के विषय में समय सीमा की बात आए तो ग्रियर्सन ये मिस्र बंधु हो गए, और यहाँ तक ये समय सीमा में खास करके सर्वमान्य समय सीमा कौन सी होती है? वो शुक्ल जी वाली होती है। हिंदी में प्रथम कवि के लिए बात करें अगर हम, तो प्रथम कवि में शुक्ल जी ने किसको माना? मुंज को, भोज को, चंद्र शर्मा राजा मुंज को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को,